Hello students, I am Uday sir with you, and in this chapter we will study that what is democracy and how it is useful, why it is necessary. It is from your second chapter of political science book. First of all, what is democracy, and when we try to know more about the democracy, in simple way we can say that democracy is the form of government which basically run around the people. लोग ही इस व्यवस्था के केंद्र में होते हैं बिकॉज ये पब्लिक डिपेंडेंट, पब्लिक ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। और इसका मेन रीजन ये है क्योंकि इसके जो आपके जो गवर्नमेंट जो होती है, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, दे ऑल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, दे ऑल रिप्रेजेंट पीपल इन लेजिस्लेचर ऑल्सो। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की होती है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम लोगों ने पोलैंड का एग्जाम्पल लिया था, हम लोगों ने चिली का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमें ये पता चला था कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें तो डेफिनेशन की बात आई डेमोक्रेसी। अब एक चीज़ और आती है कि ऑल द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जैसे अब पाकिस्तान की बात करते हैं, जैसे हम चाइना की बात करते हैं, तो इलेक्शंस वहाँ भी होते हैं। कुछ समय पहले हम इराक की बात करते हैं तो इलेक्शंस वहाँ होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्री। आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वहाँ पे आर्मी का एक तरह से इफेक्ट ज़्यादा होता है। चाइना का जो सिस्टम है वो कम्युनिस्ट सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो इनको हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड प्रॉपर ऑफर, अ फेयर ऑफर फॉर द कंटेस्टेंट एज वेल एज द वोटर्स। तो एक पूरी व्यवस्था जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, पब्लिकली ओरिएंटेड हो, वो डेमोक्रेसी होती है। और जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसके फीचर्स ही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। पब्लिक के द्वारा जो इलेक्ट किए गए लोग होते हैं, जनता के द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं, दे ऑल टेक द डिसीजंस। और चूंकि वो डिसीजन लेते हैं, उन्हें ये जनता ने चुना होता है, तो उनके डिसीजन कहीं ना कहीं पब्लिक को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, जनता को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। सेकंड जो टॉपिक है आप देख सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अभी हमने बताया कि डेमोक्रेसी तभी कही जाएगी जब इलेक्शन फ्री और फेयर हो। फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि सबको पार्टिसिपेशन की आज़ादी हो, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए सबको आज़ादी मिले, इलेक्शन में वोट करने के लिए सबको आज़ादी मिले, कोई उन पर प्रेशर नहीं हो, कोई उनको लालच नहीं दिया जाए, कोई डर नहीं हो। ये डेमोक्रेसी की विशेषता है और ये दूसरे की शासन व्यवस्था में नहीं होता है। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से इस चीज़ को आप पहले से जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे पहली जो आवश्यकता होती है कि सबको वोट देने का अधिकार। हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, हु कास्ट वोट। तो डेमोक्रेसी में सभी को आज़ादी होती है। और आपको पता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया गया। इट मीन्स ऑल द पर्सन एज्ड 18 ईयर्स और एबव हैव राइट टू वोट। सबको चुनाव में भाग लेने की आज़ादी है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगली विशेषता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स। जैसे जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जो जाना, जो समझा, उसका एक मेन थीम था इक्वलिटी, समानता। इट मीन नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स एंड डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिस्टम। हर व्यक्ति एक समान है, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। और डेमोक्रेसी में जो कानून होता है, जो सिस्टम है, जो सरकार है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है, एक संविधान के आधार पर चलती है, कानून का शासन होता है। यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये मेरिट है। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है डेमोक्रेसी में, जो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वे ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, वे गवर्नमेंट को पब्लिक अपोज भी कर सकती है। इफ द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू पब्लिक, देन पब्लिक कैन प्रोटेस्ट इट। पब्लिक उसका प्रोटेस्ट कर सकती है। ये सारे फीचर्स हैं और इससे हमें लगता है कि डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी शासन प्रणाली है और है भी।
हालांकि इसके बावजूद इसके अगेंस्ट कुछ आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, इसके विरोध में कुछ तर्क दिए जाते हैं कि डेमोक्रेसी केवल अच्छी ही नहीं है, इसमें कुछ खामियां भी हैं। जैसे पहली जो खामी सबसे बड़ी चीज आती है वो है कि इसमें जो शासन होता है, जैसे कि आपको भी पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में 5 साल के लिए हम इलेक्शन करते हैं, चुनते हैं, फिर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। तो ये इसके अगेंस्ट ये लॉजिक दिया जाता है कि डेमोक्रेसी एक इनस्टेबल गवर्नमेंट देती है, एक अस्थायी सरकार देती है, बिकॉज रूलर्स कीप्स चेंजिंग, शासक बदलते रहते हैं। तो एक सरकार अगर कोई प्रक्रिया शुरू करती है, अगर अगले इलेक्शन में दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है कि वो प्रक्रिया पर बाधा पड़े। तो एक ये तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क जो दिया जाता है कि डेमोक्रेसी जो है इसमें डिसीजन लेने में लंबी जो प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिससे समय ज़्यादा लगता है और कभी कभी इसके डिसीजन जो है अफेक्टलेस हो जाते हैं। कभी कभी लेजिस्लेचर द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा दिए गए डिसीजन इतनी लंबी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है कि वे अफेक्टलेस हो जाते हैं, वो डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं रह पाता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह पाता है। अगला जो इसके अगेंस्ट में लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि जैसे इतने ज़्यादा इसमें सिस्टम होते हैं कि करप्शन के लिए चांस बनता है, भ्रष्टाचार के लिए अवसर बनता है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो उसके क्रिटिसाइजर होते हैं, जो आलोचक हैं, वो इसको एक करप्ट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अगला जो लॉजिक है वो ये है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जैसा कि आप लोग इलेक्शन के टाइम में देखते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं, शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, रैलियां निकालती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर जो इक्वलिटी है, जो इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से वो प्रभावित होता है। लेकिन अगर फिर हम इसके कंक्लूजन को देखें तो ये इसके थ्योरिकल फॉल्ट नहीं है, सैद्धांतिक गलतियां नहीं है, ये ना कहीं सिस्टम प्रॉब्लम है और इनको सुधारा जा सकता है। दोस्तों ये है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है, जो लोग हैं, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को केयर करें, इलेक्शन में जैसे कि आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि जब हम वोट देने जा रहे हैं तो हम कैंडिडेट की क्वालिटी को देखें, हम उसके कास्ट, उसके रेस, उसका रिलीजन, उसका बर्थ प्लेस, ये चीज़ें नहीं देखें। एंड इफ वी वोट ऑन द फ्री एंड फेयर माइंड, देन आवर गवर्नमेंट वुड ऑल्सो फ्री एंड फेयर माइंड। तो जो भी डिमेरिट्स हैं वो हो सकते हैं अगर हम उनको सही तरह से डील नहीं करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है कि का जो है विशेषताएं हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, ये जो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दी जाती है। अब अगले लेक्चर में इसका हम और डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।